आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स के बारे में। व्हाट इज फ्रैक्चर? फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, बोन की कंटिन्यूटी में अगर कोई ब्रेक आ जाए तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर और या फ्रैक्चर इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक इन नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ बोन। It may also occur through cartilage, epiphysis and epiphyseal plate। ठीक है, जो नॉर्मल कंटिन्यूटी है बोन की, अगर उसमें कोई ब्रेक आ जाए, उसमें कोई डिसकंटिन्यूशन आ जाए तो उसको हम फ्रैक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर किस किस जगह से हो सकता है? थ्रू कार्टिलेज हो सकता है। ठीक है, बिटवीन एक बोन के दरमियान में जो कार्टिलेज होती है, एपिफाइसिस से आ सकता है और एपिफाइसियल प्लेट से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, oblique fractures, spiral fracture, butterfly fracture, comminuted fracture, compression fracture, pathological fractures। और चंद एक और टाइप्स हैं: हेयरलाइन फ्रैक्चर, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एवल्जियन फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर। सबको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये एक कलेक्टिव डायग्राम दी हुई है, इसमें मोस्टली जो टाइप्स हैं फ्रैक्चर की वो शो की गई हैं। जो एट राइट एंगल पे होगा, ठीक है ना, बोन की ये वाला राइट एंगल, ठीक है ना, उसके बिल्कुल हॉरिजेंटल जो होगा उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑब्लिकली बोन ब्रेक होगी उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर ट्विस्टिंग की वजह से बोन ब्रेक हुई है तो उसे स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी फ्रैक्चर में क्या होगा? बोन दो या दो से ज़्यादा पीसीज में टूट जाएंगे। ठीक है ना, तीन या तीन से ज़्यादा पीसीज हैं। उसके बाद एवल्जन फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, किसी इम्पैक्ट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, फिशर फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक में ये होता है कि बोन के एक एंड पे फ्रैक्चर होता है लेकिन दूसरा एंड नॉर्मल होता है। ठीक है, अभी ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल के साथ देख लेते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर इज एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। जो फ्रैक्चर होगा, जो बोन का लॉन्ग एक्सिस होगा उसके बिल्कुल राइट एंगल पे होगा। ठीक है, ये देखिए, ये है बोन का लॉन्ग एक्सिस है, ये इसका राइट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। It occurs if the long bone is bent along its long axis। ये क्यों हो सकता है? अगर बोन जो है वो अपने लॉन्ग एक्सिस के अगेंस्ट उसको बेंड किया जाए, ठीक है, फोर्सफुली, तो उस कंडीशन में ये वाला फ्रैक्चर हो सकता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। उसके बाद है ऑब्लिक फ्रैक्चर, a fracture in which the line of break runs obliquely। oblique ये होता है, ठीक है ना, इस तरह obliquely to the axis of the long bone। अगर जो फ्रैक्चर है वो ओब्लिकली हो तो उसको ओब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ओब्लिक फ्रैक्चर में आगे शॉर्ट ओब्लिक हो सकता है और लॉन्ग ओब्लिक हो सकता है। ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर, स्पाइरल होता है अगर बोन ट्विस्टिंग की वजह से कोई फ्रैक्चर हो जाए। बोन इज ट्विस्टेड अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस। अगर बोन को लॉन्ग एक्सिस के अलोंग उसको ट्विस्ट किया जाए तो उस कंडीशन में अगर फ्रैक्चर होगा तो उसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। अ स्पाइरल फ्रैक्चर, टोरियन फ्रैक्चर, इज अ बोन फ्रैक्चर occurring when torque or a rotating force is applied along the axis of the bone। जब कोई रोटेटिंग फोर्स अप्लाई की जाए और उस कंडीशन में जो फ्रैक्चर होगा वो स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बटरफ्लाई फ्रैक्चर, बटरफ्लाई में क्या होगा? अ वेज शेप्ड फ्रैक्चर अराइजिंग फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन एट द एपेक्स ऑफ द फोर्स इनपुट। ठीक है, फोर्स की वजह से ये फ्रैक्चर होगा। इसमें क्या होगा कि एक बोन का एक पीस जो होगा लॉन्ग बोन में से निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उस तरह के फ्रैक्चर को हम वेज शेप्ड फ्रैक्चर बोलते हैं।
कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होगा, अ फ्रैक्चर रिजल्ट्स इन 3 और मोर बोन फ्रैगमेंट्स। इसमें क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा बोन के जो होंगे फ्रैगमेंट पीसेस बन जाएंगे, ठीक है। दिस फ्रैक्चर अकर्स व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू द बोन। ये फ्रैक्चर उस वक्त होगा जब एक अच्छी खासी एनर्जी वाली फोर्स के साथ बोन के ऊपर हिट किया जाए, ठीक है। उस कंडीशन में कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद है कंप्रेशन फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच कैंसरस बोन कोलैप्स एंड कंप्रेस अपॉन इटसेल्फ। इसमें क्या होगा, कैंसरस बोन पहले ही वीक होती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन की वजह से वो कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कॉमन इन वर्टिब्रल बॉडीज। ये किस जगह पे आपको मिल सकती है, जो कंप्रेशन फ्रैक्चर है, वर्टिब्रा के में मिल सकती है, ठीक है। फॉलोइंग द ट्रॉमा टू द स्पाइन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, बोन पहले से वीक होगी, उसके ऊपर अगर ट्रॉमा होगा, कंप्रेशन ट्रॉमा, ठीक है, उस कंडीशन में जो फ्रैक्चर हो सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, a fracture when strength of bone is reduced by disease and minor trauma can cause fracture, ठीक है। इसमें बाकी जितने भी फ्रैक्चर्स हो रहे हैं उनमें किसी ना किसी तरफ से कोई फोर्स हो रही है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है। इसमें क्या होगा कि बोन का जो फ्रैक्चर हो रहा है वो किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। उस डिजीज़ की वजह से अगर थोड़ा सा माइनर सा ट्रॉमा भी हो, और समटाइम्स इवन विदाउट ट्रॉमा फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। इट कैन अक्कर इन ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस में हो सकता है, न्यूप्लेशिया में हो सकता है, ठीक है, न्यूप्लेशिया ऑफ बोन, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी कि वो सारी डिजीजेज जिसमें बोन की जो फॉर्मेशन हो उसमें अगर डिफेक्ट आ रहा हो, ठीक है, या वो डिजीज जिनमें बोन वीक हो रही होती है, उनमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आपको मिल सकते हैं। लोकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में आप देखें कि अगर फिमोरल बोन की बात करें, ठीक है, तो उसमें फिमोरल नेक जो होती है, फीमर की जो नेक होती है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस उस जगह पे होते हैं, 46%। उसके अलावा दो ट्रोकेंटर के दरमियान एक लाइन होती है जिसको इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। उस जगह पे फ्रैक्चर हो सकता है 15%, ठीक है, इसके चांसेस कम होते हैं। उसके बाद है सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर क्या होता है, इस जगह पे बोन की कुछ एलिवेशन होती है, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है। उन एलिवेशंस को ट्रोकेंटर का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर वाले इन दोनों के दरमियान वाली लाइन को हम देखें तो इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन होती है, ठीक है। अगर उस जगह पे फ्रैक्चर हो तो इंटर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। अगर इस एलिवेशन के नीचे हो तो उसको सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है बिकॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अच्छा, उसके बाद है हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर में क्या होगा, बोन आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होगी, जस्ट बोन के अंदर एक छोटा सा ब्रेक आएगा, अ पार्शियल फ्रैक्चर ऑफ द बोन। उसके बाद है क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर। क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच बोन इज फ्रैक्चर्ड बट द फ्रैक्चर इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, बोन फ्रैक्चर तो होगी लेकिन जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी, ठीक है। इसमें जो स्किन होगी वो बिल्कुल इंटैक्ट होगी। आई स्किन ओवर द फ्रैक्चर्ड बोन रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि स्किन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट होगी, बाहर से आपको कोई फ्रैक्चर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रैक्चर है वो विद इन द स्किन होगा, ब्लीडिंग वगैरह भी विद इन द स्किन होगी, ठीक है। बाहर की तरफ कोई ऐसा आपको कोई वुंड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद है ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, द फ्रैक्चर कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर आई स्किन ओवर द फ्रैक्चर साइट इज ब्रीच्ड। इसमें जो बोन होगी वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी, ठीक है। जो स्किन होती है वो उसकी जो कंटिन्यूटी स्किन की होगी इस कम्युनिकेटेड कंपाउंड फ्रैक्चर में ब्रीच होगी, उसमें ब्रेक आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन होगी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रही होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन गेट एंट्री इनटू द बोन थ्रू दिस वुंड। अब इस
वुंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली इंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। तो जब वुंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होंगे तो उस जगह पे फिर क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस जब इंक्रीज होंगे तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम पेन किलर के साथ साथ हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स को भी ऐड करेंगे। और उसके अलावा टेटनस प्रोफिलैक्सिस भी हमें चाहिए होगा। टेटनस प्रोफिलैक्सिस के लिए टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन भी हम देंगे, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एट वन साइड ऑफ द बोन causing a bend on the other side of the bone। इसमें क्या है कि फोर्स की वजह से इस साइड पे क्या है, फ्रैक्चर हो गया है और इस साइड का बोन जो है वो बेंड हो गई है, ठीक है। ये यूजुअली किस एज में होता है, यंग एज में, बच्चों में ये वाला फ्रैक्चर होगा। इसमें बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक तो आई है, लेकिन बोन एक दूसरे से अलहदा नहीं होगी, ठीक है। इसमें बेंड आ जाएगा। अकर्स इन यंग पीपल वेयर बोन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। उनमें जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यंग पीपल यानी कि चिल्ड्रन स्पेशली। avulsion fracture, avulsion fracture an indirect fracture caused by avulsion or pull of a ligament or tendon। ये एक इनडायरेक्ट फ्रैक्चर होता है। कैसे इनडायरेक्ट होता है, इसमें एवल्जन होगा। एवल्जन मींस पुलिंग की वजह से जो बोन होगी उसका फ्रैक्चर होगा। कौन उस बोन को पुल करेगा, लिगामेंट और टेंडन। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक नजर आ रहा है। यस सर। जब इस लिगामेंट ने इसको पुल किया है, ठीक है, तो यहाँ से बोन का एक छोटा सा पीस ब्रेक होके इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से जो फ्रैक्चर होगा उसको एवल्जन फ्रैक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। लिगामेंट या टेंडन के पुलिंग की वजह से अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो उसको एवल्जन फ्रैक्चर का नाम देते हैं। कॉमन वेयर स्ट्रॉन्ग मसल्स इंसर्ट इनटू द स्मॉल बोन। इसमें ये किन में कॉमन होता है, यहाँ पे जो स्मॉल बोन्स हैं उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मसल अटैच है, ठीक है। और मसल अगर फुल पावर के साथ अगर काम करें तो उस बोन की अगर कंटिन्यूटी में कोई ना कोई ब्रेक आ सकता है, ठीक है। चांसेस होते हैं कि एवल्जन फ्रैक्चर के उसमें उस बोन के अंदर चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर आर टाइनी क्रैकल्स इन अ बोन। इसमें बोन्स के अंदर टाइनी क्रैकल्स आ सकते हैं, टाइनी क्रैक्स आ जाएंगे। बोन अलहदा नहीं होगी लेकिन उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है, दरारें पड़ जाएंगी। मोस्ट कॉमनली इन द वेट बेयरिंग बोन्स ऑफ द लोअर लेग एंड फुट। कहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रेस फ्रैक्चर मिल सकता है, वेट बेयरिंग बोन्स जो होती हैं, ठीक है, लोअर लिम्ब की, और उसके अलावा फुट के अंदर। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर द टाइनी क्रैकल्स इन द बोन। दे आर कॉज्ड बाय रिपीटेटिव फोर्स ऑफन फ्रॉम ओवरयूज, ठीक है। ये ओवर यूज की वजह से ये वाले फ्रैक्चर हो सकते हैं, सच एज रिपीटेडली जंपिंग अप एंड डाउन और रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि ये एथलीट्स में स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा आर्मी के अंदर, क्योंकि वो बार बार पाँव को उठा के जमीन पे मारते हैं, तो उनके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो कॉमन है। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें जंपिंग का ज़्यादा रोल हो, ठीक है, या ज़्यादा देर तक रनिंग करना, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे ऐसे प्रोफेशन के अंदर। कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर, कौन कौन सी कॉजेज हैं जो कि फ्रैक्चर कॉज करवा सकती हैं। ट्रॉमा मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद ऑस्टियोप्रोसिस जिसमें बोन वीक हो जाती है। ओवर यूज, जब हम ओवर यूज करें मसल्स और स्केलेटन सिस्टम को उस वक्त कंप्रेशन फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी जो बोन होती है वो अंडर ग्रोथ होती हैं उनकी बोन्स। उसके अलावा कैंसरस बोन में फ्रैक्चर के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो वीक होती हैं कैंसर की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फ्रैक्चर। अभी फ्रैक्चर की वजह से क्या कौन से क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, पेशेंट किन अलामात के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट पेन की कंप्लेन के साथ आ सकता है, ठीक है। पेन, डिफॉर्मिटी, जिस जगह पे बोन का फ्रैक्चर होगा
उस जगह पे आपको डिफॉर्मिटी मिल सकती है, डिसफंक्शन। जिस भी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हैंड की, अगर हैंड के किसी बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो उस हैंड के साथ हम जो डेली रूटीन के काम है, ठीक है, फाइन मूवमेंट्स हैं, वो हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर फीट के ऊपर फ्रैक्चर हुआ है तो हम वॉक नहीं कर सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, भाग नहीं सकेंगे, ठीक है। स्वेलिंग, जिस भी एरिया में फ्रैक्चर होगा बॉडी के जिस भी पार्ट में, ठीक है, उस जगह पे आपको स्वेलिंग मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं इंजरी के रिस्पॉन्स में वो इन्फ्लेमेशन की सूरत में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेम होकर उस जगह अपना रिएक्शन शो करते हैं। उसके अलावा जिस जगह पे इंजरी होगी, ठीक है, जिस जगह पे फ्रैक्चर होगा उस जगह पे वेसल्स भी जो होंगी वो रप्चर होंगी। वेसल्स के रप्चर होने की वजह से उन सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट होगा। ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से भी उस जगह पे क्या होगा, स्वेलिंग होगी। उसके अलावा ब्रूजिंग की भी वही रीज़न है, जब उस जगह पे ब्लड इकट्ठा होगा, ब्लड इकट्ठा होने की वजह से उस जगह पे ब्रूज बनेंगे, ठीक है, उस जगह पे डिस्कलरेशन होगी, क्योंकि स्किन के अंदर ब्लड इकट्ठा होगा। ब्लड इकट्ठा होने की वजह से स्किन का जो कलर होगा वो चेंज होगा। डिस्कलर्ड स्किन अराउंड द अफेक्टेड एरिया, सेम वही चीज़। अनएबल टू पुट वेट ऑन द इंजर्ड एरिया, यही चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेशेंट कैन नॉट मूव द अफेक्टेड एरिया, क्योंकि जिस एरिया को वो, अगर वो उसको मूव करेगा तो उसको पेन होगी, ठीक है, तो पेशेंट कोशिश करेगा कि अपने उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ना मूव करे। ब्रूजिंग, टेंडरनेस मीन्स जब हम उस एरिया को टच करेंगे, टच करने से पेशेंट को सीवियर पेन होगा, ठीक है। जब किसी चीज़ को टच करने से पेन होता है तो उसको बोलते हैं कि टेंडरनेस पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि उसी का पे टेंडरनेस प्रेजेंट है। रेज्ड लोकल टेम्परेचर, और उस जगह पे इन्फ्लेमेशन की वजह से, यानी कि जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे नॉर्मल जो टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की वजह से और उस जगह पे ब्लड सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से उस जगह का लोकल टेम्परेचर जो होगा वो रेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हैंड पे अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हैंड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो गया वो सर कह रहा है। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, अभी जो फ्रैक्चर होते हैं वो कैसे हील होंगे? जनरल रूल, नो फ्रैक्चर यूनाइट इन लेस देन 3 वीक्स, कोई भी जो फ्रैक्चर है वो 3 वीक से पहले यूनाइट नहीं होगा, ठीक है, उसको कम से कम 3 वीक्स रिक्वायर्ड होंगे हील होने के लिए, यानी कि बोन को हील होने के लिए कम से कम 3 वीक्स का टाइम चाहिए होता है। फ्रैक्चर इन अडल्ट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू यूनाइट एज फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन, अडल्ट के अंदर जो फ्रैक्चर है वो हील होने में ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो अगर चिल्ड्रन में फ्रैक्चर होगा वो जल्दी हील हो जाएगा, लेकिन अगर एडल्ट्स में फ्रैक्चर होगा तो वो ऑलमोस्ट दुगना टाइम लेगा एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, ठीक है, उनमें हीलिंग प्रोसेस लो होता है। लोअर लिंग फ्रैक्चर टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू यूनाइट एज अपर लिंग फ्रैक्चर, ठीक है, ये जनरल रूल्स हैं जो कि आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। लोअर लिंग का जो फ्रैक्चर है वो दुगना टाइम लेगा एज कम्पेयर टू अपर लिंग, ठीक है। अगर अपर लिंग का जो फ्रैक्चर है वो 1.5 महीने के अंदर हील हो रहा है तो लोअर लिंग का फ्रैक्चर कम से कम 3 महीने के अंदर हील होगा, ठीक है। उसी तरह ट्रांसवर्स फ्रैक्चर टेक्स लॉन्गर टू यूनाइट देन ओब्लिक और स्पाइरल फ्रैक्चर। ओब्लिक और स्पाइरल फ्रैक्चर जो होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेंगे। Compound and comminuted fractures are particularly slow to joint. जो कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं या कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें बोन के जो मल्टीपल पीसेस बन जाते हैं, ठीक है, वो हील होने के लिए, यूनाइट होने के लिए उनको ज़्यादा टाइम दरकार होता है और सम टाइम वो यूनाइट नहीं होते, ठीक है। यूनाइट ना होने को क्या बोलते हैं? अगर पुअरली यूनाइट होंगे उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको मेल यूनियन बोलते हैं। अगर यूनाइट सिरे से यूनाइट ना हो तो उसको नॉन यूनियन का
नॉन यूनियन के उसके लिए टर्म यूज की जाती है। डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। डिलेड यूनियन ये है कि अगर नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक जो रूल है उसमें ये है कि 3 वीक के अंदर बोन जो है और हील होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन की जो बोन है वो 3 वीक के बजाय 6 वीक ले तो इसको बोलते हैं डिलेड यूनियन, ठीक है। उसकी यानी कि जो बोन है वो यूनाइट होने के लिए ज़्यादा टाइम ले रही है। उसके अलावा नॉन यूनियन यानी कि जो सिरे से एक दूसरे के साथ जुड़े ही ना, यूनाइट ही ना हो। कॉजेज उसकी क्या हो सकती हैं? डिलेड यूनियन की और नॉन यूनियन की इन्फेक्शन कॉज हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो सकता है या बिल्कुल सिरे से होगा ही नहीं। उसके अलावा इंटरपोजिशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, जो बोन हमने अलाइन की है, ठीक है। जिस वक्त कोई बोन का फ्रैक्चर होगा तो हम क्या करते हैं कि उसको अलाइन करके उसको इमोबाइल कर देते हैं ताकि वो बोन अपनी जगह पे रहे और उसकी हीलिंग हो सके। अगर उस अलाइनमेंट के दरमियान बोन के दोनों जो एजेस हैं, ठीक है ना, जिनको हमने आपस में यूनाइट किया है, उन दोनों एजेस के दरमियान अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू आ गया, ठीक है, जब वो सॉफ्ट टिश्यू आ जाएगा तो बोन एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं हो सकेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरपोजिशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बिटवीन द बोन एजेस। उसके बाद पुअर ब्लड सप्लाई, अगर जिस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है उस एरिया की ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, अगर ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, उस जगह पे न्यूट्रिशन अच्छी प्रोवाइड नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, या तो उसकी यूनियन है वो डिले हो जाएगी या बिल्कुल सिरे से जुड़ेगा नहीं, ठीक है। इन एडुकेट इमोबिलाइजेशन। और उसके अलावा अगर जिस लिम्ब का या जिस भी एरिया का फ्रैक्चर हुआ है उसको हमने इमोबिलाइज करना होता है ताकि बोन जिस जगह पे हमने बोन को यूनाइट किया है, ठीक है, जिस जगह पे हमने बोन के जो एजेस है उनको अलाइन किया है उसको टाइम मिल सके कि वो हील हो सके। और अगर वो उसकी प्रॉपर इमोबिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा हीलिंग के लिए, तो वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली यूनाइट नहीं हो सकेगी। जब यूनाइट नहीं होगी तो उस टर्म के उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉन यूनियन का टर्म। उसके अलावा यूरेनियम, अगर AKI हो या CKD हो, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो या एक्यूट रीनल फेलियर हो। उसके अलावा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है, अगर किसी बीमारी की वजह से फ्रैक्चर हो तो उसमें भी डिले यूनियन हो सकती है या नॉन यूनियन हो सकती है, क्योंकि वो फ्रैक्चर हुआ ही किसी डिजीज की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर, अभी अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? हेमरेज हो सकता है, डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, जब बोन के जो पीसीज हैं वो सराउंडिंग टिश्यूज में जाके लगेंगे तो वो सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। विसरल इंजरी, अगर जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो किसी विसरा के अंदर जाके लगे, फॉर एग्जांपल रिब फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और वो लंग्स में लग जाए, ठीक है ना, जो फ्रैक्चर्ड बोन है, फ्रैक्चर्ड रिब है, लंग में चली जाए, प्लूरा को डैमेज करता है, ठीक है, इससे विसरल इंजरी हो सकती है। स्किन लैसिरेशन, अगर जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो स्किन को लैसिरेट करके स्किन से बाहर आ जाए। उसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है और फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। ये है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद है लेट कॉम्प्लिकेशंस। लेट कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी हो सकती हैं? डिलेड यूनियन हो सकती है, नॉन यूनियन हो सकती है, मैल यूनियन हो सकती है, ठीक है। डिलेड यूनियन होती है कि हीलिंग होने में नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम अगर दे तो एक जनरल टर्म बनी हुई है कि इतने टाइम में ये वाला जो बोन है इसको हील हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसको डिलेड यूनियन बोलते हैं। मैल यूनियन, अगर वो प्रॉपरली हील ना हो तो उसको मैल यूनियन बोलते हैं। नॉन यूनियन, अगर वो हो ही ना हो, ठीक है, अगर वो आपस में जुड़े ही नहीं। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल लेग का फ्रैक्चर हुआ है और पूरी लेग को इमोबिलाइज कर दिया, ठीक है, इमोबिलाइजेशन की वजह से उसको फॉर एग्जांपल महीना या 1.5 महीने के लिए उसको इमोबिलाइज किया है तो वो जो जॉइंट होंगे वो स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंट्स की स्टिफनेस हो सकती है, ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं, ये भी लेट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा अवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है, जिस जगह पे बोन का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, बोन के फ्रैक्चर की वजह से अगर उस जगह की ब्लड सप्लाई भी कट गई है
ब्लड सप्लाई कटने की वजह से उस जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड ना होने की वजह से यानी कि उस जगह पे वस्कुलर डैमेज होने की वजह से उस जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी और उसकी वजह से उस स्पेसिफिक बोन की डेथ हो जाएगी। डेथ होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, यानी कि वस्कुलर कट डाउन की वजह से डेथ हुई है तो उसको अवस्कुलर नेक्रोसिस का नाम देते हैं। उसके अलावा गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है यानी कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है यानी कि बोन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अदर कॉम्प्लिकेशन में क्या है, प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं, यानी कि एक ही पोजीशन में जब पेशेंट लेटा रहेगा उसकी वजह से प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं। मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस हो सकती है क्योंकि उस स्पेसिफिक लिंब को हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक मूव नहीं करेंगे। जब लंबे अरसे तक मूव नहीं करेंगे तो उन मसल्स को भी यूज़ नहीं किया जाएगा। जब उन मसल्स को यूज़ नहीं किया जाएगा तो मसल वेस्टिंग हो सकती है और इसके अलावा वीकनेस हो सकती है। परमानेंट फुट ड्रॉप हो सकता है, फुट ड्रॉप कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा पेरोनियल नर्व पॉल्सी, पेरोनियल नर्व के डैमेज की वजह से पेरोनियल नर्व पॉल्सी हो सकती है। ये रेकमेंडेड बुक है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो पीपीटी है वो शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने पीपीटी पढ़ लेनी है और इस बुक से भी आप लोगों ने गाइडलाइन लेनी है, ठीक है। इसके ओके अलावा सर। अगर किसी को कोई इशू है वो आप मुझसे